आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि लोगों में है वो है आपका गर्दन का पेन। गर्दन का पेन बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन है और जब ये यंग एज में आपका जो लाइफ़स्टाइल है, आपका चलने का, बैठने का, पढ़ने का या आपका डेस्क वर्क है या आप बहुत ज़्यादा देर तक आपका सिटिंग रहता है कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने और आप रॉन्ग पोस्चर मेंटेन किए रहते हैं लंबे समय तक, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसको गर्दन में पेन कहते हैं या हम जनरल टर्मिनोलॉजी में उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। बेसिकली ये जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग्स हैं अर्ली एज में जिनको गर्दन में पेन हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट्स को ना सिर्फ पेन होता है बल्कि गर्दन में ही पेन होता है, बल्कि उनके बहुत सारा डे रूटीन्स जो है वो टाइम टू टाइम ख़राब होता है। स्पीड उनका कम हो जाता है, वर्किंग कैपेसिटी उनकी लो हो जाती है। ये सिर्फ गर्दन में ही पेन नहीं होता, कई बार ये आइज़, हेडेक, वर्टिगो, चक्कर आना या वॉमिटिंग सेंसेशन भी पेशेंट को फील होता है। ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और एक जो ट्रीटमेंट आजकल जो लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट बहुत सारी जगहों पर इसके लिए अवेलेबल है। बैठते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपका पोस्चर है वो किस तरीके से आप उसको मेंटेन रख सकते हैं और कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना एक्सरे रिपोर्ट टाइम टू टाइम देखते रहें और डॉक्टर से उसके हिसाब से आप एडवाइस कर सकते हैं। सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल हर एज में देखने के लिए मिलता है। एक टाइम था कि जब लेट एज में होता था, लेकिन आजकल ये बहुत अर्ली एज में भी कॉमन प्रॉब्लम यंगस्टर्स में देखी जाती है। टाइम टू टाइम स्ट्रेच करना, एक्सरसाइज करना और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना एक जो है गुड आइडिया है। और साथ साथ इसके अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन की, चक्कर आना या और तो ये जो रॉन्ग पोस्चर की वजह से जो पेशेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, अ, इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को पीछे स्पाइन में इस जगह पे हम्प बन जाता है। कई लोगों का कर्व नेक का चेंज हो जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ नेक थोड़ा सा उनका ऐसे गया हुआ होता है और यहाँ हम्प बना होता है। उसे कई बार बफेलो हम्प के नाम से भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो जाना जाता है। अदरवाइज बॉडी जो है वो काइफोसिस में चली जाती है। बहुत सारे लोगों को स्कोलियोसिस का भी प्रॉब्लम होता है अपर थोरैसिक में। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके रॉन्ग पोस्चर की वजह से इसमें आती हैं। अब इसमें होता क्या है, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं आपकी गर्दन की हड्डी में। अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, बेसिकली ये 7 रीढ़ की हड्डियों से मिलकर बना होता है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और ये C7, जो सबसे प्रोमिनेंट बोन है ये वाला, ये हमारा C7 है। जब हम बात करते हैं कि हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या सर्वाइकल में पेन हो गया या गर्दन में पेन हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपका 1 to 7 जो नंबर की वर्टिब्रा है उसके बीच में ही आपको कहीं ना कहीं कोई पेन आया है। अब किस वजह से आया है, जो आपके इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज हैं, आप चाहे टेंडन बोल लीजिए, मसल्स बोल लीजिए, डिस्क बोल लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं इंटरनली इन्फ्लामेशन आ गया होता है, जिसके वजह से आपको गर्दन में पेन आता है और आपका स्टिफनेस और टाइटनेस हो जाती है, जिससे आपको गर्दन मोड़ने में प्रॉब्लम होती है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं बहुत कॉमनली कि मैं जब राइट साइड देखता हूँ तो पेन आता है, मैं लेफ्ट साइड देखता हूँ तो पेन आता है। कई बार लोगों को नीचे देखने में या कई बार ऊपर देखने में भी पेशेंट्स को पेन आता है। अगर इसमें आप देखें कि खाली इसमें पेन एक यही एक रीजन नहीं है कि गर्दन में पेन आ रहा है और उसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें वॉमिटिंग सेंसेशन या चक्कर आना या गिड्डीनेस या आप कह लीजिए उनको नोजिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन, वॉमिटिंग आने जैसा होता है उनको। और इस तरह के सिम्टम्स भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चली आ रही है, अगर वो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो उनकी फिर बोन के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम्प बनना या उनका जो बोनी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो चीज है आपका सॉफ्ट टिश्यू, टेंडन, मसल्स में चेंजेस आएंगे। उसके बाद भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर आपका बोन के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। जब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, अगर यही प्रॉब्लम आपको ओल्ड एज में होती है और डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है बोन का, तो उसी को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ये ओल्ड एज में होती है। मोस्टली आप देखेंगे जो अबाउ 50 लोग हैं उनका कंप्लेंट रहता है कि गर्दन में दर्द होती है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते या ज़्यादा देर तक करते हैं तो उनकी आंखें दुखने लगती हैं। तो वो एक ओल्ड एज वाला प्रॉब्लम है। अब अगर हम इसी में बात करें कि गर्दन की जो प्रॉब्लम आपकी चली आ रही है,
जब आप बात करते हैं तो आपको गर्दन से कुछ नर्व्स की सप्लाई होती है। कई बार पेशेंट शोल्डर में पेन और कई बार बर्निंग सेंसेशन, कई बार रेडिएटिंग पेन, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जब वो बताते हैं कि उनको शोल्डर में पेन है, एल्बो में पेन है, रिस्ट में, या कई बार बोलते हैं फिंगर में नमनेस, बर्निंग सेंसेशन या जलन या टिंगलिंग सेंसेशन उनको लगता रहता है हर समय। फड़फड़ाना या इस तरह का कोई कोई वर्ड वो बताएंगे जिसकी वजह से पता लगेगा कि उनको कुछ एक डिफरेंट सेंसेशन उनको अलग अलग जगह पे हो रहा है, चाहे वो शोल्डर में है, एल्बो में है, रिस्ट में है, या कई बार फिंगर्स में है। कुछ पेशेंट्स को छूने पे भी डिफरेंट पता लगता है, इसको नमनेस बोलते हैं, उनको छूने पे कम पता लगता है। तो पेशेंट की ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो गर्दन के दर्द में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इसका जो मेन रीजन होता है, ये आपकी नर्व के ऊपर प्रेशर आता है जिसकी वजह से जहां जहां नर्व की सप्लाई होती है वो एरिया आपका पेन हो जाता है, नम हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, टिंगलिंग सेंसेशन देता है, या नम हो जाता है। तो अगर आप बात करें गर्दन से लेके और फिंगर्स तक, और जो नर्व की सप्लाई है बेसिकली पूरे हैंड में तीन हमारी जो मेजर नर्व्स है वो सप्लाई करती हैं। फर्स्ट वन इज रेडियल नर्व, सेकंड वन मीडियल नर्व, और थर्ड वन इज अल्नर नर्व। तीन नर्व की ही सप्लाई हमारे पूरे हाथ में होती है। तो अगर आपको कहीं बर्निंग सेंसेशन इस तरह की कोई चीजें हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन तीनों नर्व्स में से कौन सा आपका नर्व डैमेज है, कंप्रेस है, और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये तीन नर्व से मिलके ही पूरा सेंसेशन हाथ का बना हुआ है। उसमें से किसी एक नर्व में प्रॉब्लम है, उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। कई बार पेशेंट्स को ना सिर्फ रेडिएटिंग, अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हम नर्व को घर पे कैसे सेल्फ स्ट्रेच कर सकते हैं। और जो आपका मैंने तीन नर्व जो हैंड में रेडिएटिंग पेन के लिए है, ये रेडियल नर्व, मीडियल नर्व और अल्नर नर्व, तीन तरह की जो नर्व है उनको हम घर पे बैठे कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं इमीडिएटली। जब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से आप कह लीजिए कि अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस में अगर प्रॉब्लम बहुत इनिशियल है तो आप फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपका प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गया है और सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को ये फियर या डर रहता है कि इस एज में क्या उनको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लेना सही रहेगा। तो जरूरी नहीं है आपको कि हर पेशेंट को जो क्लिक साउंड आता है उसके बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाए, और क्लिक साउंड ना आए तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है लोगों में कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में आपका साउंड आना जरूरी है। साउंड जो आती है बोन से, दैट इज बाय प्रोडक्ट। जब आप मैनिपुलेशन करते हैं, जब आप मोबिलाइजेशन करते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। कई बार क्लिक साउंड आती है और कई बार नहीं भी आती है, बट दोनों ही कंडीशन में पर्टिकुलर जॉइंट, बोन या स्पाइन का वो लिगामेंट वो एडजस्ट होते हैं, अलाइन होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके नज़दीक जो भी अच्छे कायरोप्रैक्टर हैं आप उनको कांटेक्ट करें, और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर एस्टैब्लिश हियर इन गाजियाबाद। तो आगे जब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें सजेस्ट करते हैं कि आपका सर्जरी या इस तरह के केसेस होते हैं, या आपको देखा होगा आपने डॉक्टर भी बता देते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है, हम सर्जरी करेंगे, आपको एक दिन आपको एडमिट होना होगा, 4-5 घंटे की सर्जरी होगी, नेक्स्ट डे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ये इस तरह के सारे जो प्रोमिस है, ये एक सर्जन के द्वारा आपको बताए जाते हैं, कहे जाते हैं। बट आप फ्री तो हो जाते हैं सेकंड डे, थर्ड डे या फोर्थ डे पे। आपके अगर डिसोल्वेबल नहीं है तो आपके स्टिचेस कटने के बाद आपको कितने दिन बाद जाना है, आपका रिहैबिलिटेशन कितने दिन चलना है, आपका ड्रेसिंग कितने कितने दिन के बाद होना है, आपको मेडिसिन जो आप लेते हैं वो कितना होना है, उसमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है, और आपका जो लंबे समय से आप गर्दन का मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, और जो गर्दन आपका फंसा हुआ था, और जो नर्व की वजह से आप नेक मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, शोल्डर का मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस मूवमेंट को आप कितने महीनों से, सालों से नहीं कर पा रहे थे या कुछ हफ्तों से नहीं कर पा रहे थे, सडनली सर्जरी के बाद आप वो मूवमेंट करने लगेंगे, जबकि आपके जॉइंट की मसल्स उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि आपने कई महीनों से प्रॉपर मूवमेंट ही नहीं किया है। आपकी मसल्स भी आपको उतना प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगी जितना कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की मसल सपोर्ट करती हैं। क्योंकि जब आप पेशेंट हैं और आप सर्जरी से आए हैं, उससे पहले आपने कई महीने निकाले हैं सीवियर पेन में, तो आपने लिमिटेड अपना मूवमेंट कर दिया है, आपकी रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट में, आप उतने अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहे। पेशेंट्स को चाहिए कि वो जब भी आप सर्जन को कांटेक्ट कर रहे हैं, सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले अपने बॉडी का स्ट्रक्चर को समझें, अपनी बॉडी को पहचाने, अपनी बॉडी को जाने अच्छे से, आपकी स्ट्रेंथ का लेवल जाने, आप कितनी मोबिलिटी है, आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे आप कर सकते हैं,
और फाल्स प्रोमिसेस जो होते हैं सर्जन्स के कि आप तो 1 हफ्ते में चलने लगेंगे, 15 दिन में तो आप भूल जाएँगे कि सर्जरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हफ्ते से 10 दिन आपके स्टिचेस कटने में लगते हैं अगर डिसॉल्वेबल नहीं है। उसके बाद आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो वो आपको अलग से एंटीबायोटिक लेना पड़ता है और उसके बाद आपका कई बार महीनों तक का रिहैबिलिटेशन होता है और अगर इन्फेक्शन हो गया, तो फिर आपके कई महीने निकल जाते हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते-काटते। तो जभी भी आपको ये फ़ाल्स प्रोमिसेस में नहीं जाना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास में नॉन सर्जिकल क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो आप लेके एक हेल्दी लाइफ़ को सस्टेन कर सकते हैं, जो कि मेडिसिन फ्री हो, जो कि इन्फेक्शन फ्री हो, जो कि सर्जरी फ्री हो, साइड इफ़ेक्ट फ्री हो और आपको किसी भी तरह के पेन, इन्फेक्शन या बॉडी अंडर नाइफ से फ्री हो। तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट है, आप अपने आस-पास एक अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को देख सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये 3 ऑप्शंस हैं जो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या स्पॉन्डिलोसिस में बहुत कॉमनली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी है इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लगा है और वर्थ लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आज के लिए इतना ही। मैं यहीं पे वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।